तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये 12th NCERT में अगर देखोगे तो ये 6th चैप्टर है। ओके, पहले तो इस चैप्टर का मीन समझ लेते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मीन हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी पढ़ा है, बाकी रिप्रोडक्शन की यूनिट्स पढ़ी थी तब भी पढ़ा था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर का पास होना है, करेक्टर का जाना है, उसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं या हेरिडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स आइदर थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब इस इनहेरिटेंस का हम ये पढ़ रहे हैं कि इनहेरिटेंस का जो बेस है, मतलब इनहेरिटेंस किस मॉलिक्यूल की वजह से होता है, तो वो मॉलिक्यूल होता है डीएनए। ज़्यादातर मोस्टली ऑर्गेनिज्म में, हाँ कुछ वायरसेस को छोड़ दें तो इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज द मॉलिक्यूल बाय विच या ड्यू टू विच इनहेरिटेंस अकर, हेरिडिटी अकर। ओके, सो अभी हम डीएनए के बारे में फिर देखेंगे थोड़ा डिटेल में। अब डीएनए क्या है, तो ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये क्या चीज है, तो ये एक पॉलीमर है। क्या है ये, पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो मीन्स न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर। इस डीएनए जो कि एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ओके, अच्छा, क्योंकि यहां ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन सा वाला है, डीऑक्सीराइबोज, इसलिए यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड को हम बोल सकते हैं। आप न्यूक्लियोटाइड बोलना चाहो तो बिल्कुल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी और करेक्टली बोलना चाहो तो इसको बोलेंगे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, डीऑक्सी राइबो और जोड़ दो इसमें न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब बाकी अगर न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी जानना चाहते हो कि व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड, तो वो भी जानेंगे। ओके, तो है क्या, जैसे इस डीएनए को देख रहे हैं हम, दिस इज द डीएनए। ठीक है, ऐसा फोटो हमने बुक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा देखा है। तो ये डीएनए का फोटो है, इसको और लंबा कर दो। ठीक, बाकी इसके न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानना है ढंग से, तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको और फैलाना पड़ेगा, इसके मॉलिक्यूल्स को देखना पड़ेगा। तो वो भी देख लेते हैं। इसको हमने फैला के इस तरह का कर लिया इसको, ठीक है, एक्सपेंड कर लिया इसको, इसके मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं अभी हमें। तो यहां वो न्यूक्लियोटाइड क्या दिख रहा है, इसका जो इस पॉलीमर का जो मोनोमर है, क्या इसमें दिखाई दे रहा है, यस दिख रहा है। कहाँ है वो, तो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। ओके, ऐसे ही दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन हमने अभी बात की थी, क्योंकि ये डीएनए है इसलिए इसके न्यूक्लियोटाइड को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलें तो अच्छी बात होगी। ऐसे ही ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस तरह से ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड में हमें ये सब रिंग वगैरह क्या दिखाई दे रही हैं, तो ये जो रिंग दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनस बेस। ये वाली जो रिंग दिखाई दे रही है ये है शुगर, 5 कार्बन का शुगर है, इसलिए हम इसको पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। ओके, पेंटोज, 5 कार्बन, जैसे 6 कार्बन को हेक्सोज बोलते हैं, इसको पेंटोज बोलते हैं।
और ये जो तीसरी चीज है ए, इसको बोलेंगे हम फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। तो जो मोनोमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये तीन चीजों से मिलके बना है। वन इज द नाइट्रोजनस बेस, सेकंड इज द पेंटोज सुगर एंड थर्ड इज द फॉस्फेट। ओके, अब नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है वो टी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा है जी, यहाँ लिखा है सी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस लिखे हैं। तो दरअसल नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, ओके, प्यूरिन, और दूसरा होता है पायरिमिडीन, पी बाई बना देते हैं पायरिमिडीन के लिए, ठीक है। अब प्यूरिन फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है जी। ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन। ऐसे ही पायरिमिडीन भी दो तरह का नहीं बल्कि तीन तरह का होता है, सी, टी और यू। सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थायमीन, यू फॉर यूरोसिल, यूरेसिल, ओके। लेकिन यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, केवल किस में प्रेजेंट होता है, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, नॉट इन डीएनए। बाकी बच गए ये एजी और सीटी। एजी भी डीएनए में प्रेजेंट होता है और सीटी भी डीएनए में प्रेजेंट होता है, लेकिन यू मतलब यूरेसिल केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं, ठीक है। तो ठीक हमने देखा कि जो बेस हैं नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, पिरिमिडीन और ये। अब पेंटोज शुगर भी देख लिया, लेकिन पेंटोज शुगर भी दो तरह का होता है, एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक होता है राइबोज शुगर। एक हो गया डीऑक्सीराइबोज और दूसरा हो गया राइबोज। डीऑक्सीराइबोज तो डीएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि राइबोज प्रेजेंट होता है आरएनए में, ओके, ठीक है। अब है क्या, ये तो हमने इसके न्यूक्लियोटाइड देख लिया, और न्यूक्लियोटाइड के जो फर्दर कंपोनेंट हैं वो देख लिए, मॉलिक्यूल, ओके। तो यहां हमने डीएनए के या न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर के बारे में जाना। एक और चीज यहां जानने की है कि यहां दरअसल ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मीन्स जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो एक तो ये चेन दिखाई दे रही है ना, कंटिन्यू ये चेन दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसे ही इधर भी तो एक चेन दिखाई दे रही है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की यहां पर तो दो चेन दिखाई दे रही है। उन चेन्स को जो सच में डीएनए दिखाई देता है उसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हेलिकल टाइप का, है ना। बहरहाल इस हेलिकल स्ट्रक्चर में भी दो चेन दिखाई दे रहे हैं, टू चेन्स। तो क्या डीएनए में हमेशा दो चेन प्रेजेंट होती हैं? ना, दो चेन भी प्रेजेंट हो सकती हैं और वन चेन भी प्रेजेंट हो सकती है। सो डीएनए में भी with two chain or maybe with one chain, या ऐसा बोलो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर एक चेन प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। while if two chains present then we call double stranded DNA. so this DNA is double stranded DNA. तो ओवरऑल डीएनए की जो लंबाई है वो किस पर डिपेंड करती है? तो डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड, जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें उसकी लंबाई होगी, ठीक है। और अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जैसा कि ये दिखाई दे रहा है तो हम उसमें न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, और न्यूक्लियोटाइड की अपेक्षा अगर हम ऐसा बोलें बेस पेयर, है ना, जितने ज़्यादा बेस पेयर होंगे उतना ही ज़्यादा लेंथ होगी डीएनए की। सो डीएनए लेंथ डिटरमाइंड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नंबर ऑफ बेस पेयर, which is the characteristic feature of
स्पेसिफिक स्पीसीज, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज बेसिकली। ओके, मीन्स अगर ह्यूमन की बात करोगे तो ह्यूमन के डीएनए में, कंप्लीट डीएनए में स्पेसिफिक लेंथ होगी, और वो स्पेसिफिक लेंथ डिटरमाइन किससे होती है? नंबर ऑफ बेस पेयर से, जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर इकोलाई की बात करो, बैक्टीरिया की बात करो, तो उसमें डिफरेंट होगी। तो ये एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस, ये भी वायरस है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज वायरस एक डिफरेंट स्ट्रेन है जिसे हम बोलेंगे 5174, और ये वाला जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसको हम बोलेंगे लेम्डा बैक्टीरियोफेज या लेम्डाफेज। तो इसमें जो डीएनए की लेंथ होती है, असल में इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में हम बेस पेयर तो बोल नहीं सकते, या तो बेस बोलो कि इतने बेस प्रेजेंट हैं, या फिर उसमें न्यूक्लियोटाइड बोलो कि इतने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं। तो इस 5174 बैक्टीरियोफेज में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हैं 5386। ऐसे ही इस वाले बैक्टीरियोफेज में, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसके डीएनए में जो टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है तो हम इसमें बेस पेयर बोलेंगे, तो 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज लेम्डा या लेम्डाफेज। ओके ओके। और अगर आप बैक्टीरिया की बात करो, ई कोलाई की, सो इन ई कोलाई nearly 1.6 million base pair present in E. coli, while in human haploid cell 3.3 billion base pair, बिलियन, उस वहाँ मिलियन थे अभी, ये बिलियन है, और बिलियन का मतलब कितना होता है? 10⁹ हैप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं, ये हैप्लॉइड। और अगर आप डिप्लॉइड सेल की बात करोगे तो डिप्लॉइड सेल में इसका डबल कर दो, 3.3 का कितना हो जाएगा? 6.6 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट इन डिप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, बाकी हमने नाइट्रोजनस बेस मतलब न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो पढ़ ही लिया। ठीक है, यही वो बातें हैं जो लिखी हैं। DNA is a polymer of deoxyribonucleotide. Length of DNA depend on a number of nucleotide और base pair by nucleotide हम single stranded और ये double stranded के लिए बोलेंगे। Length of DNA also characteristic of an organism. For example, bacteriophage 5174 has these nucleotide, while lambda contain these, while E. coli contain these base pair मिलियन और 10⁶ एक ही बात है। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 बिलियन, या फिर बिलियन ना बोलना चाहो तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे ही हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वन न्यूक्लियोटाइड जो उसकी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड है 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस होता है उसमें, दूसरी चीज़ पेंटोज शुगर होती है, वो राइबोज हो सकती है आरएनए के केस में, जबकि डीऑक्सी राइबोज हो सकती है वो डीएनए के केस में, और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड थिंग इज फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ये हम समझ चुके हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक है प्यूरिन और दूसरा वाला है पायरिमिडीन। प्यूरिन 2 तरह के होते हैं, पायरिमिडीन 3 टाइप के होते हैं। लेकिन जो यूरेसिल है वो केवल किस में प्रेजेंट होती है? आरएनए में, न कि डीएनए में। ओके, और आरएनए में किसकी जगह प्रेजेंट होती है? थाइमीन की जगह। थाइमीन की जगह हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड हुआ तो जैसे हाँ, दोबारा देख लेते हैं इस चीज को।
जैसे ये तो डीएनए है, इसी की जगह हम आरएनए की बात करें, जैसे डीएनए में हम देख रहे हैं ए के अपोजिट क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। लेकिन आरएनए में टी तो होता नहीं, तो ए के अपोजिट हमेशा क्या आएगा, वहां यू आएगा, ठीक है। जैसे यहां देख रहे हैं हम सी के अपोजिट जी, तो ऐसा समझ लो कि ए के अपोजिट हमेशा टी आता है और जी के अपोजिट हमेशा सी आता है, ठीक है। और ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, जबकि जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डीएनए में यू तो होता नहीं, तो वहां टी आएगा, लेकिन यहीं अगर आरएनए हो तो, और वो भी डबल स्टैंडर्ड, तो टी के अपोजिट, मतलब ए के अपोजिट टी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यू होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड है, ओके। न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ लिया, न्यूक्लियोसाइड भी पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है, तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली अगर न्यूक्लियोटाइड में से अगर आप फॉस्फेट को गायब कर दो, है ना, फॉस्फेट को गायब कर दो, जो बचा वो न्यूक्लियोसाइड बचा रहेगा। तो ये बेस है और ये शुगर है, और बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, सिंपल। और बेस शुगर और इसी में फॉस्फेट और जोड़ दो तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये साइड है और वो टाइड है। वैसे तो हम इसको 11th में भी पढ़ चुके हैं एक चैप्टर में, ठीक है। अच्छा है, अब ये तो हो गया बेस, ये हो गया शुगर, और जो दोनों जुड़े हैं जिस बॉन्ड से, उस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक और चीज यहां देखने की है कि ये शुगर है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और ये फिफ्थ कार्बन है। तो जो बेस है, बेस हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन पर अटैच होता है, ठीक है। और जबकि थर्ड कार्बन पर भी कुछ अटैच होता है, क्या अटैच होता है हम बाद में देखेंगे। और फिफ्थ कार्बन पर भी कुछ अटैच होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। बल्कि ये समझ लो कि यहाँ फॉस्फेट अटैच होता है। जब ये न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो यहाँ पर फॉस्फेट अटैच हो जाएगा फिफ्थ कार्बन पर, और ये न्यूक्लियोसाइड नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। एक और चीज, ये तो डीऑक्सी राइबोज है, लेकिन अगर ये राइबोज हो, डीऑक्सी राइबोज नहीं हो बल्कि क्या हो, राइबोज, डीऑक्सी गायब कर दो, तो इस सेकंड पोजीशन पर H नहीं बल्कि क्या दिखाई देगा, OH, ठीक है। इसको भी बाद में कहीं ना कहीं और देखेंगे, ठीक है। तो राइबोज में सेकंड पोजीशन पर OH होगा, जबकि डीऑक्सी राइबोज में सेकंड पोजीशन पर केवल H होगा, O नहीं होगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा हाँ, अब यहां दरअसल होता क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि जो नाइट्रोजनस बेस थे, वो नाइट्रोजनस बेस एक था A, एक था G, एक C, एक U और एक T। तो A का मतलब हो गया एडेनिन, G का ग्वानिन, C का मेन हो गया साइटोसिन, U का यूरेसिल और T का थायमीन। ये बेस के नाम है। लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड, इस नाइट्रोजनस बेस में अगर शुगर जोड़ दो तो वो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। तो अगर इस एडेनिन बेस में अगर हम शुगर जोड़ें और वो डीएनए वाली शुगर मींस डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो दोनों के मिलने से, दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और उस न्यूक्लियोसाइड का कोई नाम होगा, या सिंपली न्यूक्लियोसाइड बोले नहीं, उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा। जैसे सभी बेसिस, सभी बेस का अपना अपना नाम है, ऐसे ही सभी न्यूक्लियोसाइड का अपना अपना नाम होगा। न्यूक्लियोटाइड का भी स्पेसिफिक नाम होगा, और ये सभी चाहे वो न्यूक्लियोसाइड का नाम हो या न्यूक्लियोटाइड का नाम हो, ये नेम डिटरमाइन होते हैं बेस के नाम के आधार पर और शुगर के नाम के आधार पर। जैसे न्यूक्लियोसाइड का नाम है यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन,
तो ये एडिनो वर्ड किससे आया, एडेनिन से, जबकि डीऑक्सी वर्ड किससे आया, शुगर से। ठीक है, तो क्योंकि डीऑक्सी है तो ये शुगर कौन सा होगा इसमें इन्वॉल्व, डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि इसमें एडिनो आया तो इसमें जो बेस होगा वो कौन सा होगा, एडेनिन होगा। ठीक है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन और सिंपली एडिनोसिन हो तो उसमें शुगर कौन सा होगा, राइबोज शुगर होगा। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि एजी ये क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, और CTU ये होते हैं पायरिमिडीन। तो एडेनिन और यहां पर नाम हो गया एडिनोसिन, मतलब सीन वर्ड जोड़ा है हमने लास्ट में, क्या जोड़ा है, सीन 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 सीन। तो प्यूरिन वाले सीन हो जाते हैं, SINE, जबकि जो पायरिमिडीन वाले न्यूक्लियोसाइड हैं उन्हें हम बाद में जोड़ेंगे डीन। ओके, डीन, जैसे यहां हमने यहां सीन और यहां डीन, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन, डीन वर्ड जोड़ेंगे। ठीक है, तो बस सिंपल है, जैसे इसको हमने बोला डीऑक्सी एडिनोसिन, इसको बोला एडिनोसिन, सिंपल, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन, डीऑक्सी यूरिडीन। अच्छा, क्योंकि ये तो सब AGC ये तो RNA में भी प्रेजेंट होते हैं और DNA में भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके तो डीऑक्सी वाले भी होते हैं और सिंपल वाले भी होते हैं। लेकिन यूरेसिल सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, RNA में, मीन्स उससे सिर्फ क्या जुड़ी होती है, राइबोज शुगर। तो इसका हमें कभी भी डीऑक्सी यूरिडीन नहीं दिखाई देगा, हमेशा कौन सा दिखाई देगा, यूरिडीन। ऐसे ही थाइमीन सिर्फ DNA में पाया जाता है, मतलब उसमें शुगर हमेशा अटैच कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये हमें कभी भी थाइमिडीन दिखाई नहीं देगा, बल्कि कौन सा दिखाई देगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। ओके, डीऑक्सी थाइमिडीन। तो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें हैं, इसके जो कंपोनेंट हैं 3, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो बेस और शुगर जुड़े होंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जबकि शुगर और फॉस्फेट जुड़े होंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। फॉस्फोएस्टर, एस्टर बॉन्ड जो एल्कोहल और एसिड के बीच बॉन्ड बनता है उसे एस्टर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड है वो फॉस्फोरिक एसिड ही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोएस्टर लिंकेज। और हमने ये बात तो पहले ही कर ली कि जो फॉस्फेट जुड़ेगा वो 5th कार्बन पर जुड़ेगा, 5th कार्बन पर। ठीक है, अब जब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड, मींस एक न्यूक्लियोटाइड जब अटैच हो दूसरे न्यूक्लियोटाइड में, है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो ये किस तरह से अटैच होते हैं, तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। देखो, हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है, 5th पर, तो इसमें भी इसका ये 5th कार्बन है, फॉस्फेट है, इसका 5th कार्बन है, ये फॉस्फेट है। ठीक है, लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन पर जो OH होता है, या ये कहो 3rd कार्बन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। जब ये से जुड़ेगा तो 3rd कार्बन पार्टिसिपेट करेगा इस वाले का, जबकि जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका 5th कार्बन पार्टिसिपेट करेगा इस बॉन्ड फॉर्मेशन में। और 5th कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट, और 3rd कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, OH। तो हम जानते हैं ये एस्ट्रिफिकेशन है, और एस्ट्रिफिकेशन में OH निकलता है एल्कोहल से और H निकलता है, गलत हो गया ये, बल्कि उल्टा होता है, एल्कोहल से निकलता है H और एसिड से निकलता है OH।
जनरली उल्टा होता है, एसिड से H, लेकिन एस्टरिफिकेशन में OH फ्रॉम एसिड वाइल H फ्रॉम एल्कोहल। तो इस तरह से ये वाटर निकल गया, इसको बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से चेन बनती चली जाएगी। अगर इस दूसरे वाले में कोई तीसरा थर्ड अटैच होगा न्यूक्लियोटाइड तो सेम उसी तरीके से ये जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। ओवरऑल कितने भी जुड़ जाएं, लेकिन जो पहला है शुरुआत का न्यूक्लियोटाइड है, उसका जो फर्स्ट कार्बन है उस पर जो फॉस्फेट है वो हमेशा फ्री रहता है, और जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका जो थर्ड कार्बन है, नॉर्मली ये 5B और ये थर्ड भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले होते हैं उनमें लास्ट वाले में थर्ड फ्री रहेगा, और जो पहला वाला होगा उसमें 5 कार्बन फ्री रहेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और हम अगर फर्स्ट और लास्ट ना कहें, हम टर्मिनल बोलें, किनारे वाला बोलें, तो हम बोल सकते हैं कि एक किनारे पर चेन के एक एंड पर 5th कार्बन फ्री रहता है और एक एंड पर थर्ड कार्बन फ्री रहता है, या थर्ड पर जो OH फ्री रहता है और 5th पर जो PO4 है फॉस्फेट है वो फ्री होता है। ठीक है, इस हिसाब से इस वाले एंड को बोलेंगे 5 एंड और इस वाले एंड को बोलेंगे 3 एंड। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि डीएनए में एक एंड होता है 3 एंड, तो दूसरा होता है 5 एंड, तो वो इसी हिसाब से डिटरमाइन होते हैं। जैसे मान लो ये 3 एंड है, तो हमेशा इसके जो अपोजिट वाला एंड होगा इस स्टैंड का, तो वो क्या होगा 5 एंड। ठीक है, बाकी और बाद में और इसके बारे में जानेंगे, पैरेलल एंटी पैरेलल के बारे में। ठीक है, बाकी हमने ये डिटेल में जो नोट्स हैं वो देख लेते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर। वही 3,5 का मतलब हो गया कि पहले का तो तीसरा और दूसरे का 5th कार्बन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज हो गया। तो मोर nucleotides can joined in such manner to form polynucleotide chain। ठीक है, one end of each polymer chain has free phosphate at 5th carbon of pentose sugar, which referred to as 5 end of polynucleotide chain। ऐसे ही at the other end pentose sugar has a free OH group। तो ये आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, इसमें कुछ है नहीं, वो जो समझाया वही है ये सेम। अब है क्या, जैसे हमने देख लिया अभी तक कि जो डीएनए है उसमें जनरली ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है उसमें 2 चेन्स होती हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, हम उनको स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में ये जो साइंटिस्ट हैं वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने एक मॉडल दिया कि डीएनए ऐसा दिखाई देता है। और उनका जो मॉडल था वो हेलिकल मॉडल था, उसमें हेलिक्स प्रेजेंट थे, हेलिकल मॉडल। और हेलिकल भी वो डबल हेलिकल था, है ना, डबल हेलिकल मॉडल। तो डबल हेलिकल मॉडल ये उन्होंने प्रपोज किया इस टाइप का। ठीक है, तो देखो जो डबल हेलिकल मॉडल जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो बात यही है कि डबल हेलिकल जो भी मॉडल है इसमें 2 चेन्स प्रेजेंट होती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितनी होती हैं, 2 चेन्स होती हैं। और जो चेन्स का इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन होता है, आप देख रहे हो ना ये चेन, ये जो चेन है वो रियल में ये चेन है, चेन तो यही है ना।
जैसे फॉस्फेट जुड़ा शुगर से, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, तो ये चेन है रियल में, है ना। ऐसे ही यहाँ पर फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। तो इसकी जो बैकबोन है, इन चेन्स की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बैकबोन है, वो बैकबोन किससे बनी है? तो वो बनी है फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर से बनी है, न कि बेस से। बेस बैकबोन का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर चेन की बैकबोन का हिस्सा नहीं है। तो जो बेस है वो तो अंदर की तरफ लाई करता है, इनसाइड, प्रोजेक्ट इनसाइड। ओके, तो एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक है बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, ये बात है। दूसरा ये कहा जाता है बार्टसन क्रिक के हिसाब से कि ये जो दोनों चेन हैं, अब जैसे इसको देखो, इसमें ये वाला एंड कौन सा है? तो हम इतना तो सीख चुके हैं कि ये 5 एंड है, ठीक है। ऐसे ये वाला एंड कौन सा है? तो ये 3 एंड है, ठीक है। इसमें देखो तो बताओ ये कौन सा एंड है? तो हम जानते हैं OH हमेशा 3 एंड पर होता है, तो 3 एंड है। और ये कौन सा है? 5 एंड है, ठीक है। इस एक बात समझे। वैसे भी एक और चीज देखो, इसमें जो O है वो ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, इसमें जो O है वो नीचे की तरफ लाई कर रहा है ना। इस तरह से भी देख सकते हो। तो ये चेन दोनों पैरेलल है या एंटी पैरेलल? तो ये दरअसल एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। एक 3 से 5 है, तो दूसरी 5 से 3 है। ओके, सो द टू चेन्स हैव एंटी parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5 to 3, then other have 3 to 5. एक और बात कि जो दोनों चेन्स हैं, ये वाली चेन और ये वाली चेन, दोनों जो चेन्स हैं वो आपस में अटैच हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो इसका बेस, एक चेन का बेस दूसरी चेन के बेस से अटैच है, और वो बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप जानते ही होंगे, वीक बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ एक और बात सीखने की है कि जो यहाँ आप ए और टी देख रहे हो, ए टी के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, AT के बीच में 2 बॉन्ड, जबकि GC के बीच में 3 बॉन्ड, GC के बीच में 3 बॉन्ड। ये हमेशा होता है, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। या एक और चीज कि एक तरफ अगर प्यूरीन है तो दूसरी तरफ हमेशा पिरिमिडीन होगा। हम जानते हैं प्यूरीन मतलब A और G, और इधर क्या होगा? C और T। तो अगर इधर A है, एक तरफ प्यूरीन है, तो दूसरी तरफ क्या है? पिरिमिडीन। एक तरफ है प्यूरीन तो दूसरी तरफ है पिरिमिडीन, एक तरफ है प्यूरीन तो दूसरी तरफ है पिरिमिडीन, ठीक है। एक और बात यहां समझने की है कि हमेशा प्यूरीन के अपोजिट पिरिमिडीन होता है, ये समझा। लेकिन जो प्यूरीन्स होते हैं उनमें ये भी प्यूरीन है, ये भी प्यूरीन है। इन प्यूरीन में 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, आप देख रहे हो ना, 2 रिंग। वो बेंजीन की रिंग देखी होगी ना, तो बेंजीन रिंग टाइप की यहाँ 2 रिंग प्रेजेंट है। जबकि जो पायरिमिडीन है इसमें एक ही रिंग प्रेजेंट है। पायरिमिडीन में 1 रिंग प्रेजेंट है, प्यूरीन में 2 रिंग। तो होता क्या है, एक तरफ अगर प्यूरीन, दूसरी तरफ पायरिमिडीन, तो टोटल रिंग कितनी हो गई? 3। टोटल रिंग कितनी हो गई? 3। टोटल रिंग 3, टोटल रिंग 3। और अगर ऐसा हो कि इधर भी प्यूरीन और इधर भी प्यूरीन, और दोनों में कितनी होती है? 3 रिंग, 2 रिंग, तो कितनी रिंग हो जाएंगी टोटल? 4 रिंग। पता चला इधर भी पायरिमिडीन, इधर भी पायरिमिडीन, कितनी रिंग हो गई? एक रिंग, टोटल 2। तो कहीं 4 रिंग, कहीं 2 रिंग, मतलब कहीं डीएनए हो गया पतला और कहीं डीएनए हो गया मोटा। आप समझ रहे हो? तो ये दोनों स्ट्रैंड
बेसिकली इनकी जो एक तरह से जो डिस्टेंस है वो सेम बनी रहे दोनों स्टैंड की लगातार, इसलिए ऐसा होता है कि एक तरफ प्यूरिन तो दूसरी तरफ पिरिमिडीन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाली बात हो गई, और प्यूरिन पिरिमिडीन अपोजिट क्यों होते हैं ये बात हो गई। ठीक है, तो तीसरी बात या चौथी बात कहो तो ये कि अगर ये जो बेस पेयर है और ये जो बेस पेयर है, या ये कहो, हाँ बेस पेयर ही बोलो वही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इन दोनों बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच में जो गैप है वो है 0.34 नैनोमीटर, 0.3 नैनोमीटर। ओके, तो अब अगर 10 बेस पेयर, इसमें तो 10 है नहीं, 4 ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें देख लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिख नहीं रहा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, तो 10 बेस पेयर के बीच तो 10 टाइम कर दो तो 0.34 इंटू 10, तो ये हो गया 3.4 नैनोमीटर। तो 10 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 3.4 नैनोमीटर, और कंजिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 0.34 नैनोमीटर। एक और बात यहाँ समझने की है कि जो ये जो एक हेलिक्स है ना, एक हेलिक्स, अब एक हेलिक्स कहाँ से कहाँ तक है, तो दरअसल एक हेलिक्स होता है 10 बेस पेयर का, है ना, 10 बेस पेयर अगर इसको देखोगे तो ये 1 हेलिक्स है। हेलिक्स का मतलब जब कंप्लीट सर्किल हो जाए, तो दरअसल कंप्लीट सर्किल ये यहाँ से यहाँ तक तो हाफ सर्किल है, आप देख रहे हो हाफ सर्किल, और फिर यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्किल है, तो हाफ और हाफ कितना हो गया कंप्लीट, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द कंप्लीट हेलिक्स। तो एक कंप्लीट हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं और उसकी लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर। तो बहरहाल अगर हमें कोई बेस पेयर दे दे कि इस डीएनए में इतने बेस पेयर हैं, उसकी लंबाई निकालो, तो हम जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, आप इनको पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड विथ वही बैकबोन, तो बैकबोन किसकी बनी होती है आप जानते हो, उसमें प्रेजेंट होता है शुगर और फॉस्फेट। और दूसरा जो पॉइंट है पोलैरिटी वाला, एंटी पैरेलल पोलैरिटी, और जो तीसरा पॉइंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं दोनों स्टैंड, और हाइड्रोजन कहाँ 2 होते हैं कहाँ 3 होते हैं, ये बात समझ गए। और इसमें ये भी कि एक तरफ हमेशा प्यूरिन और दूसरी तरफ होता है पिरिमिडीन, इसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनी रहती है स्टैंड्स की थ्रू आउट द हेलिक्स। ठीक है, बाकी एक हमने वही पढ़ा कि कितना गैप होता है, कितना दूरी होती है बेस पेयर के बीच की डीएनए में, और हमने ये भी पढ़ा कि डबल हेलिक्स का मीन क्या है, और है ना। तो यहाँ एक और बात कही गई है कि ये जो डबल हेलिक्स है, जैसे दोनों स्टैंड, जो दोनों स्टैंड हैं, है ना, दोनों स्टैंड हैं, तो दोनों स्टैंड जुड़े हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा जैसे रस्सी भी देखी होगी, उस रस्सी में 2 स्टैंड होते हैं, लेकिन दोनों स्टैंड अगर आप सीधे सीधे रख दो, पैरेलल रख दो, तो वो रस्सी कमज़ोर होगी, और हम एक दूसरे में बाइंड कर देते हैं रस्सी में दोनों स्टैंड, तो वो रस्सी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है ना। तो कुल मिला के इसमें क्या है ना कि इसमें भी जो हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है,
ये को हेलिक्स है, उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है ना। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की वजह से तो स्टेबिलिटी आ ही रही है, यहाँ स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा आ रही है, किसकी वजह से, हेलिक्स की वजह से भी आ रही है, ठीक है। तो द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस in addition to hydrogen bond confer the stability of helical structure। बाकी मैंने बताया था कि कुछ भी दे रखा हो, बेस पेयर कितने हैं तो कैलकुलेट कर सकते हो, डीएनए की लेंथ तो वही है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ टिपिकल मैमेलियन सेल विच कंटेन 6.6 बिलियन बेस पेयर या 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो आप जानते ही हो कि इतने बेस पेयर हैं टोटल, और एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, ये तो सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.34 से, लेकिन 0.34 नैनोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो नैनोमीटर को मीटर में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स 10⁻⁻9 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बहरहाल इनको मल्टीप्लाई कर दिया और जो इनका रिजल्ट आएगा वो नियरली 2.2 मीटर के करीब आएगा। हमने मीटर में तो चेंज कर ही लिया है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। बाकी from this calculation it is clear that length of DNA is far greater than the dimension of the typical nucleus। अभी जो हमने निकाला था डीएनए की लेंथ वो कितनी आ रही थी, 2.2 मीटर आ रही थी, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है वो 10⁻⁻6 मीटर है, यहाँ 2.2 मीटर, यहाँ 10⁻⁻6 मीटर है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेट डिफरेंस हो गया। तो इतना बड़ा पॉलीमर, इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस में कैसे समा जाता है, तो डेफिनेटली बड़ी चीज़ को अगर छोटे में रखना हो तो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ और छोटे डब्बे में रखनी पड़ती है तो उसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, है ना।